सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम की आवाज़ बच्चे बच्चियों तक पहुँची कि नहीं? पहुँच गई? फिर आप नहीं हमें प्रणाम करेंगे? धन्यवाद। इस समारोह के सूत्रधार परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जी जैन, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, जिनसे मेरा परिचय नियति ने कराया। कोविड के दौरान एक जूम मीटिंग में पहली बार उनको सुनने का मौका मिला। उस वक्त ये मालूम नहीं था कि ये उस परिवार के हैं जिस परिवार के पुरोधा मेरे बड़े भाई रहे हैं, उनके ये धर्मपुत्र हैं। और जब ये मालूम पड़ा तो आत्मीयता के संवेगों का प्रवाह हुआ और बड़े भाई को अंतर मन से मैंने उस दिन भी प्रणाम किया और आज भी प्रणाम करता हूँ। इस संस्थान के गौरवशाली निदेशक डॉक्टर अमित कुमार जी अग्निहोत्री, पूर्व निदेशक डॉक्टर राकेश सिंह जी, मंचस्थ विद्वद्गण, लखनऊ जो मुस्कुराने का शहर है, जो मेरी पुरानी कर्मभूमि है, उसके विद्वान नागरिकगण, देवियों और सज्जनों, विशेष रूप से ये नई पीढ़ी के बच्चे, नई उम्र की नई फसल के बेटे बेटियों, इन सब के प्रति हृदय का मांगलिक शुभाशीष देते हुए आप सभी का पुनः अभिवादन है। मेरा विषय है प्राकृत भाषा और साहित्य का भारतीय संस्कृति को अवदान। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। बिटिया, वो आप आपस में बात न करें। देखो, हम मास्टर आदमी हैं, जो बच्चे बात करते हैं वो हमें दिख जाते हैं। ये गड़बड़ है, मास्टरों के साथ ये दिक्कत होती है। तो वो तीसरी रो की बिटिया बात कर रही थी, इसलिए मैं उसे टोक रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। अभी इस समारोह का आगाज किया गया मंगलाचरण से। बेटे और बेटियों, आपने समझा वो मंगलाचरण क्या था? शायद नहीं समझा होगा। आपको लगा होगा कि कोई एक किसी भाषा का गीत है, किसी भगवान का स्मरण है। ये प्राकृत भाषा का मंगलाचरण किसी भगवान की आराधना नहीं करता है। बेटियों और बेटों, स्मरण रखना कि प्राकृत की भाषा का यह मंगलाचरण गुणों की आराधना करता है। पहले पद में कहता है कि मैं उसे प्रणाम करता हूं, उसकी वंदना करता हूं जिसका कोई दुश्मन नहीं है। फिर मैं उसे प्रणाम करता हूं जो आने जाने की मुसीबतों से मुक्त हो गए हैं, यानी जीवन और मरण के चक्र से जो मुक्त हो गए, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और फिर आप उदारता देखिए कि मैं सारे आचार्यों, उपाध्यायों, साधुओं, यानी जितने संत हैं, सारे संतों की मैं वंदना करता हूं। तो ये किसी भगवान की वंदना नहीं है, गुणों की वंदना है। ये भाषा वह है जो गुणों की वंदना की पूजा करने की कला हमको सिखाती है। पहला योगदान भारतीय संस्कृति को यह है कि व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। हमारा कर्म ही हमको पूजित करता है और कर्म ही हमको अवमानित करता है। इस भाषा का पहला अवदान ये है। मित्रों, आप सब प्रबुद्ध हैं और मैं प्रबुद्ध इसलिए बहुत सोच समझ करके मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं मानता हूं कि ये जो पीछे बैठे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, ये जो किशोर हैं, नई उम्र की नई फसल, पुराने पेड़ के पत्ते हम झड़ जाएंगे, फिर ये नए पत्ते आएंगे, नई खुशबू लेकर के आएंगे, नई ऊर्जा के साथ में पूरे देश को ये स्पंदित करेंगे। तो ये संस्कृति का मतलब मुझसे कम तो नहीं जानते होंगे। फिर भी मैं ये महसूस करता हूं, संस्कृति को मैं कैसे देखता हूं, तो मैं मानता हूं कि संस्कृति शक्ति है मेरे मन की, संस्कृति शक्ति है आपके मन की,
हम सब के मन की। ये तो एक सलीका है, एक तरीका है, विधि है जीवन को समेटने का, जीवन को जीने का। धार्मिक चेतना, भाषा की विविधता, शिष्टाचार, संवाद, ये सब मिल करके, रीति रिवाज, ये सब मिल करके हमको शिष्ट और शालीन बनाते हैं ताकि हम एक सभ्य समाज की रचना कर सकें। यह किसके मन में विचार नहीं होगा कि हम ऐसा कुछ करें जो हमारी एक्सेप्टेबिलिटी, हमारी स्वीकार्यता समाज में हो। उसी स्वीकार्यता को लेकर हम जब आगे बढ़ते हैं तो यह महसूस करने लगते हैं कि संस्कृति हर समुदाय की आत्मा है। आत्मा निकाल देंगे तो निर्जीव शरीर हो जाता है। होगा कि नहीं होगा? होगा। यहां से हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि समुदाय और समाज की आत्मा कैसे स्पंदित होगी, कैसे वो जागृत होगी? तो जीवन के मूल्यों से जागृत होगी। मूल्य किसको मानेंगे आप? फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, आपके सामने आता हूं, तो आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी? पहली प्रतिक्रिया होगी नमस्ते कहेंगे आप, कहेंगे ना? ये क्या है? ये जीवन का मूल्य है। मैं आपके घर आया, आप अपने खाने में से मुझसे खाना शेयर करेंगे, ये क्या है? ये जीवन का मूल्य है, वैल्यू है। तो हम इस जीवन मूल्यों को, जो कि एकदम सहजता के साथ चले आते हैं, इसी से संस्कृति का निर्माण होता है। अब अगले पड़ाव पर हम आते हैं कि प्राकृत भाषा, जिसमें अपार साहित्य रचा गया, ये संस्कृति के आरोह और अवरोह का जीवंत दस्तावेज है। तो प्राकृत शब्द है क्या? मैं रजिस्ट्रार रहा कई यूनिवर्सिटीज़ में, और जहाँ पर भी हमारे बड़े बाबू, छोटे बाबू, मझले बाबू, संजले बाबू फाइल लेकर के प्राकृत के संबंध में आते थे तो 95% प्राकृत का उच्चारण करते थे कि सर ये प्राकृतिक वाला काम है। प्राकृत शब्द ही नहीं बोल पाते थे। तो मैं हमेशा उनको बताने की कोशिश करता था, और आज अपने बच्चे बच्चियों से बात करता हूं, आप में से किसी को मालूम है ये प्राकृत शब्द है क्या? जानते हैं? क्यों बेटा, पीछे आपस में बात बाद में कर लेना, मोबाइल बाद में देख लेना, वो जो पीछे क्या देख रहे हो मैं तुमको देख रहा हूं। प्राकृत शब्द का अर्थ मालूम है आपको? नहीं जानते। इस देश में आपने नोट तो हर एक के पास में होगा ना, है ना? उस पर कई भाषाओं में रुपया लिखा होता है। ये वो भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में भाषाओं के रूप में पहचानी गई हैं। भाषा क्या है? मेरे विचार आप तक पहुंच सकें, भाषा एक वाहिका है, इट्स ए वेक्टर। भाषा विचारों के ऊपर चढ़ करके आप तक पहुंचती है तो संवाद प्रवृत्त होता है। प्राकृत भाषा जो है वो इस देश की वह भाषा है जो आम आदमी बोला करता था। स्वाभाविक सामान्य लोग जिस तरह से बोलते थे वह भाषा प्राकृत है। इसको परिभाषित, हर चीज के लिए डेफिनेशन चाहिए, तो प्राकृत को आप तोड़िए थोड़ा सा। प्राक और कृत। प्राक का माने प्री, पहले से जो था, कृत यानी किया गया। जो चीज पहले से विद्यमान थी वह भाषा प्राकृत है। जो लोगों के आभिजात्य वर्ग में नहीं बल्कि सामान्य वर्ग में बोली जाने वाली जो भाषा थी वह भाषा प्राकृत है। इस भाषा के जीवंत होने का जो सबूत है, प्रमाण है, वो कैसे आपको मिलेगा? अगर आप इसका साहित्य देखेंगे तो इसको नामित करने के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे पाई, पाई, पाउय, पागड, पागत, पागय वगैरह वगैरह बहुत सारे शब्द आते हैं। एक नाटक है
जिसको कर्पूर मंजरी नाटक कहा जाता था, वहाँ पर पाऊ शब्द आया है। और आचार्य भरत मुनि का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, उन्होंने प्राकृत शब्द का इस्तेमाल किया है। पागय शब्द का इस्तेमाल आचार्य हेमचंद्र ने किया है। मिला जुला करके इन विविध शब्दों को आपके सामने रखने का मेरा उद्देश्य ये था कि कभी भी नाम बदलते कैसे हैं। नाम इसलिए बदलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आप जाएंगे तो बोली बदल जाती है। उसी तरह से प्राकृत के लिए संबोधन के जो शब्द हैं वो अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूप से जाने गए हैं। आपके मन में स्वाभाविक रूप से फिर एक विचार आएगा कि अगर रीजन का इतना फर्क पड़ता है, क्षेत्र का इतना फर्क पड़ता है, तो वैसी स्थिति में प्राकृत का एक रूप तो नहीं रह सकता। अलग अलग जगहों पर जब प्राकृत सफर करेगी, यात्रा करेगी, तो उसका रूप बदल जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। प्राकृत के 3 रूप दिखलाई देते हैं: पूर्वी प्राकृत, उत्तर पश्चिमी प्राकृत और पश्चिमी प्राकृत। पूर्वी प्राकृत मागधी और उत्तर पश्चिमी प्राकृत पश्चिमी शौरसेनी के रूप में जानी जाती है। शौरसेनी का ही एक शैलीगत भेद है महाराष्ट्रीय प्राकृत, और इन लोक भाषाओं में कई शब्द प्राकृत के आज भी जीवंत हैं। प्राकृत साहित्य जो रचा गया है प्राकृत भाषा में, जब आप उसमें तात्कालिक जीवन को देखते हैं, संस्कृति को आप कैसे पहचानेंगे? संस्कृति की पहचान सबसे पहले कौन सी चीज से होगी? कौन सी चीज से होगी बिटिया? भोजन होगी ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। इसके बाद दूसरा हमारे वस्त्र, है ना? अलंकरण, जो बिटिया सजाती हैं अपने आप को, कहीं फूलों से, कहीं चांदी और सोने और हीरे और वो क्या क्या होते हैं उनके जरिए। इसके बाद फिर किस चीज़ से होगी? आप लखनऊ में चलते हैं तो आप कहीं देखते हैं कि बड़ी लखनऊ की एक जो आर्किटेक्चर है उसमें आप देखते हो गुंबदें खूब सारी बनी हुई हैं, तो मकानों से होगी। फिर रीति रिवाज। तो आइए इन सारी चीज़ों की हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं कि प्राकृत ने हिंदुस्तान की जीवंत संस्कृति को क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम भोजन से शुरू करते हैं। प्राकृत साहित्य में जिन भोजन के पदार्थों का इस्तेमाल हुआ है उनका मैं आपके सामने तस्करा करता हूं, जिक्र करता हूं, निवेदन करता हूं। चावल, जौ, मसूर, गेहूं, मूंग, उड़द, चना, अरहर। अरहर को कई जगह पर साडण कहा गया है। काला चना जिसको पलिमंथक कहा गया है। गोल चना हरिमंथ कहा गया है। अलसी, मटर, मटर को कलाय भी कहा गया है। कंगनी, इसको प्रियंग कहा गया है। कुल्थी को कुलथ कहा गया है। इन अनाजों का प्रयोग प्राकृत भाषा के साहित्य में आपको प्राप्त होता है। मसालों का भी उपयोग होता, बिना मसाले के तो लजीज खाना है लखनऊ में बनता नहीं है, है ना? राजस्थान में भी खूब ज़्यादा मसाला डालते हैं। अदरक, अदरक को सिंगवेर कहा गया है। सौंठ को सुंठ कहा गया है। लवंग को, हल्दी को हलिद्दा। जीरा, मिर्च, पीपल, सरसों को सिरसवत्थक कहा गया है। इन सब का व्यवहार किया जाता था। लौंग, जीरा, लवण, इलायची आदि के संयोग से बहुत तरह के व्यंजन बनाने का जिक्र आता है। गर्मी चलने वाली है, लेकिन बीच बीच में पश्चिमी विक्षोभ पानी डाल देता है तो ठंडक भी आ जाती है। गर्मी में सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ क्या होती है? गन्ने का जूस पीते हैं ना सब लोग? हाँ। तो गन्ने का भी जिक्र बहुत ही इंटरेस्टिंग तौर पर किया गया है प्राकृत साहित्य में। गन्ने का प्रयोग छील करके खाने वाले गन्ने को कहा जाता है मौर्य। बिना छीले हुए गन्ने का उपयोग करने को कहा जाता है चोय।
छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में डगल और छोटे छोटे गन्ने के टुकड़ों के साथ में कपूर, लौंग, इलायची और जावित्री से उसको सुवासित करके जब गन्ने का उपयोग होता है उसे गडरिया कहा जाता है। इसके बाद मिठाई के बिना तो लखनऊ जीवंत नहीं है। रामाश्रय की मिठाई सबकी जुबान पर चढ़ी है। तो उस जमाने में भी मिठाइयाँ बड़ी अच्छी अच्छी बनती थी। पुष्पोत्तर करके चीनी का एक नाम आता है जिसे फूल खांड कहा जाता है, यानी ऐसी चीनी जिसमें पुष्प की गंध और स्वाद आता था। पद्मोत्तर खांड जिसमें कमल का स्वाद और कमल की गंध आती थी। ऐसी शर्कराओं का व्यवहार उस जमाने में किया जाता था। हर घर में अचानक कोई गेस्ट आ जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं? हमारी गृहिणियां क्या करती हैं, माताएं बहनें क्या करती हैं? सबसे आसानी से जो चीज बनती है वो क्या है? हलवा, है ना? तो हलवे का जिक्र भी आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जिक्र है वो। भगवती आराधना में साण सादिम नाम के हलवे का जिक्र है। ऐसा हलवा जिसमें मेवा मिलाई जाती थी, ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते थे। लेकिन सबको तो वो नहीं खिलाया जाएगा। अब हम जाएंगे किसी बिटिया के घर तो वो तो मेवा वाला नहीं खिलाएगी, सादा वाला हलवा खिला देगी हमको। तो सादा वाला के लिए, उसके लिए भी नाम कहा गया है, वो है सादिम। तो सादा हलवा यानी बिना ड्राई फ्रूट्स का। इसका अर्थ आप समझिए, ये दो भेद क्यों किए गए? क्योंकि समाज में स्ट्रैटिफिकेशन था, अंतर था। समृद्ध लोग कोई आएगा तो आपके ट्रीटमेंट का लहजा अलग होगा, और अगर साधारण आदमी आएगा तो उसके स्वागत का तरीका अलग होगा। तो हलवे भी दो तरह के बनते थे। किसी भी समृद्ध व्यक्ति के यहाँ आप जाएंगे तो उसका भोजन देख करके आपको अंदाजा मिलेगा। आप कैसे किसी को समृद्ध मानेंगे भोजन देख करके? कि जब ड्राई फ्रूट सब्जी के तौर पर इस्तेमाल होने लगे और सब्जी ड्राई फ्रूट की तरह, तो आदमी समृद्ध है। ऐसा होता है ना, सोचने की बात। तो समृद्ध समाज के लोगों के घर में जो भोजन बनता था उसके लिए एक अलग नाम दिया गया है, वो है कल्याणक। और अलग अलग मिठाइयाँ जो बना करती थीं उसमें सीह केसर, मोरंडक, गुलपणिक तिल की मिठाई होती थी, मंडक मीठी रोटी होती थी। मीठी रोटी बहुत कॉमन है, उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। घयपूर्ण घी में तरी हुई पूरी सबके यहाँ बनती है। पूरी, इटग्गा सेवई को कहा गया है। गुल लावणिया, गोल पापड़ी, मोदक, लड्डू, ओगा हिमग पका हुआ अन्न, फणीय राब, पप्पड्य पापड़, इस तरह के खाद्य पदार्थों का उपयोग किया गया है। आप जब किसी के घर जाते हैं तो साथ में कुछ मिठाई लेके जाते हैं। उस जमाने में भी ये ट्रेडिशन थी। तो जब किसी के घर कोई व्यक्ति मिलने जाता है और जो मिठाई लेके जाता है उसे आहडिया कहा गया है। ये उपहार स्वरूप मिठाई दी जाती थी। जब शादी होकर के दुल्हन आती है घर में तो अपने साथ में बायना लेके आती है, मिठाइयाँ लेके आती है, और सास देखती है कि दुल्हन क्या लेके, बहू क्या लेकर के आई है। उस समय भी ये परंपरा थी। तो जब बहू आती थी घर में तो बहू के आने पर जो विशेष भोजन तैयार होता था वो आहेंडा कहलाता था। और बहू के पीहर से जो खाना आता था, जो मिठाई आती थी, जो बायना आता था, उसे पहेणक कहा जाता था। प्रायः पार्टियां हुआ करती हैं। तो जो पार्टियां होती थीं, जो समृद्ध लोगों की पार्टी होती थी उसे हिंगोल कहते थे। और जो अपने सजाती लोगों को जो बुलाया करते थे भोजन पर उसे सम्मेल कहा करते थे। जब आप किसी बड़े आदमी के यहाँ जाते हैं तो एक और चीज़ आप वॉच करते हैं कि गृहिणी अगर खुद खाना नहीं बना रही है तभी वो बड़ा आदमी समझा। रसोईया लगा है, खानसामा लगा हुआ है, तो समझते हैं कि हाँ ये बड़ा आदमी है, यानी खुद से काम नहीं कर रहा है। उस जमाने में भी यही था। तो वहाँ पर जो रसोइये रखे जाते थे उनको महाणसीय कहा जाता था। ये छोटी छोटी सी जानकारियाँ मैंने आपको भोजन के संबंध में दी। अब थोड़ा सा हम लोग
भोजन के बाद वस्त्रों पर आ जाएं। सर मैं चालू रखूं ना? थैंक यू। वस्त्रों के बारे में आ जाएं। यूजुअली आप जब कहीं पर किसी बड़ी जगह पर जाते हैं, किसी ऑफिसर से मिलने जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, तो आप एक बढ़िया सी ड्रेस अपने लिए आइडेंटिफाई करके पहन लेते हैं। उस समय में भी ऐसा होता था कि शुक्ल वस्त्र पहने जाते थे। आचारांग में जंगीय, भंगीय, साणीय, पोत्तक, पोत्तक कहा गया है पत्तों से बने हुए कपड़े, खोमीय, कपास से बने हुए कपड़े, तूलकट, वृक्षों की छाल से बने हुए कपड़े, इनका उपयोग किया जाता था। तो जो अपर स्ट्रेटा यानी बहुत धनी मानी लोग हुआ करते थे, उनके जो पहनने के कपड़े होते थे वो आइणग, चमड़े से बना हुआ कपड़ा, साहिण, बहुत ही फाइन मसोलिन जो होता है, जिसको ढाका के मलमल कहा जाता था, उस तरह का कपड़ा, साहिण कल्याण जो बहुत ही महीन है और बहुत ही खूबसूरत नक्काशी के साथ है, रोम जो हेयर्स होते हैं जानवरों के, उससे बने हुए कपड़े को बम कहा गया है, दुगुल, तंतु यानी फाइबर से बना हुआ कपड़ा, पट्ट, अंसुय, देसरा, कंबल, प्रावरण, बहुत तरीके के कपड़ों के जिक्र आए हैं। प्रायः आप बहुत सारे सीरियल्स में भी देखा करते थे, बिटिया बात मत करो प्लीज। उत्तरीय और अंतरीय दो शब्द आए हैं। उत्तरीय ऊपर से डाला जाने वाला था कपड़ा, और सिले हुए वस्त्रों का भी उपयोग करने का जिक्र आता है। महाकवि पुष्पदंत के ग्रंथ महापुराण और आचार्य जिनसेन के आदि पुराण में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख आता है। डंगा हणतिग लंगोट के जैसा वस्त्र होता था, जिसको साधुओं का एक वर्ग करता था। दृश्य वस्त्रों का उपयोग श्रीमंत और राजा महाराजा करते थे। नारियां कंचुक, उक्कच्छीय, वेगाच्छीय, खंग करणी का व्यवहार करती थीं। बंद करणी पुंदगज की शाटिका जैसी होती थी। इन वर्णनों के आधार पर अगर आप में से किसी की रुचि हो तो एक पुस्तक है आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, स्वर्गीय डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री जी मेरे पिताजी थे, उन्होंने लिखी है। उसमें इनके स्केचेस बनाए गए हैं जेवरों के और कपड़ों के, कि उस जमाने के पुरुष और स्त्री कैसे कपड़े पहना करते थे। आवास के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करें। वत्थु विद्या के अंतर्गत निवास स्थानों का जिक्र आता है। जो संपन्न व्यक्ति होते थे, आज भी बहुत बड़े बड़े मकान संपन्न व्यक्ति बनाते हैं, उस जमाने में भी ऐसा ही था। उन बड़े मकानों को, बड़े प्रासादों को अवतंसक कहा जाता था। उन मकानों में, उन प्रासादों में स्कंभ, स्तंभ, मंत्र, माल और तल का उपयोग होता था। लकड़ी, ईंट और पत्थर से ये प्रसाद बनाए जाते थे। और सबसे बड़ी बात कि मणि, रत्न, स्वर्ण आदि, रजत आदि धातुओं का भी उपयोग इसमें किया जाता था। जो मध्यम वर्गीय और आर्थिक रूप से निम्न वर्गीय लोग थे, उनके लिए कुटिया जो बनाई जाती थी, उसमें कौन सी घास लगती थी, उसका भी उपयोग, उसके बारे में भी बताया गया है। जो राजा महाराजा होते थे, उनके जो स्नानागार होते थे, जो टॉयलेट्स और उनके बाथरूम, वॉशरूम होते थे, उसमें रत्न जड़े हुए होते थे। उवटाणशाला, पोसहशाला, कुडागारशाला आदि का उल्लेख आता है। वसति का उल्लेख आता है, और वसति के आधार पर दक्षिण भारत के मंदिरों के निर्माण को आप देख सकते हैं, जहाँ पर 4 हिस्से होते हैं किसी भी मंदिर के, जिसमें गर्भगृह, नवरंग, सुखनासी और मंडप 4 अंग होते हैं, और 12 स्तंभों का आंगन होता है। अब थोड़ा सा हम लोग फाइन आर्ट्स की तरफ मूव करते हैं। ललित कलाएं किस तरह की थीं? तो चित्रों को चित्रांकन करने की, पेंटिंग करने की आर्ट उस ज़माने में हुआ करती थी। जो कुछ ऐसे चित्रकार थे जो एक बार किसी इमेज को देख करके उतार देते थे। वृक्ष, पर्वत, नदी, समुद्र, बल्ली, लतावितान, पूर्ण कलश, स्वस्तिक आदि पदार्थों का जो चित्रांकन होता था, उसे निर्दोष चित्रलेख या चित्रधर्म कहा गया है। और स्त्री पुरुषों की विभिन्न श्रृंगारिक चेष्टाओं का चित्रण करने वाले, उनकी अभिव्यंजना करने वाले को सदोष चित्रकर्म कहा गया है।
आवश्यक चूर्ण और विहत कल्प भाष्य में बताया गया है कि एक कहानी आती है कि राजा श्रेणिक को एक चित्र भेंट किया गया, एक सुंदर कन्या का चित्र था जिसे देखकर वो सुध-बुध अपनी भूल गए थे। और उत्तराध्ययन में एक कहानी आती है कि चित्रांगदा नामक एक वृद्ध चित्रकार था जिसने कनक मंजरी के माध्यम से एक मयूर पिच्छ की रचना की। वो इतनी खूबसूरत थी कि जिसे राजा ने वास्तविक मयूर पंख समझ करके उठाने की कोशिश की तो उसका नख क्षत हो गया। तो ये इंगित करता है कि उस जमाने में पेंटिंग का काफ़ी अधिक चलन हुआ करता था। इसी तरह से संगीत और नृत्य कला, नाट्य, रीति रिवाज बहुत सारे हैं, उनके बारे में है आता है। नीति शास्त्र के बारे में जिक्र आता है। कथा साहित्य बहुत ही प्रशस्त है। कथा साहित्य इतना प्रशस्त है जिसमें कि लोक कथाओं का एक बड़ा ही विशाल समुद्र है। उपदेशात्मक और शुद्ध साहित्यिक दोनों ही तरह की सूचनाएं आपको वहाँ से मिलती हैं। छंद परंपरा का प्राकृत साहित्य में बहुत ही अच्छा विकास हुआ है, जहाँ पर गाथा छंद जो संस्कृत में आया है वह प्राकृत से, मूल गाथा से ही निकल करके आया है। जंतुओं की कहानियाँ जो प्राकृत साहित्य में हैं वह अपने आप में एक अद्भुत संसार है। सट्टक साहित्य प्राकृत में जो सृजित हुआ है यह अद्वितीय है और इसका कहीं कोई मेल नहीं मिलता। मैं 2 मिनट और लूँगा आपके। एक सीरियस बात अब आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसे जानना चाहिए। जानने की बात यह है कि पहला नुकसान तो प्राकृत भाषा के साथ यह किया गया है, प्राकृत पढ़ने वालों ने किया है, वो यह किया है कि पढ़ने और पढ़ाने वालों ने, कि प्राकृत को एक धर्म विशेष के साथ में जोड़ दिया गया। प्राकृत लोक भाषा थी, प्राकृत जन भाषा थी, जिसमें सिर्फ आगम ग्रंथ नहीं रचे गए, बाकी साहित्य भी रचा गया और विशाल समुद्र है। मैं इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, जो भारत का पारंपरिक ज्ञान है, मैं सिर्फ उसके कुछ ग्लिम्सेस आपके सामने रखता हूँ। उदाहरण के तौर पर सिर्फ 2 मिनट का समय और लूँगा। एस्ट्रोनॉमी का अगर आपको अध्ययन करना हो तो चंद्रपर्णत्ति परियम ग्रंथ है, आगम ग्रंथ है, जिसमें चंद्रमा की आयु, रिद्धिगमन, किरणों की हानि वृद्धि, उसकी ऊंचाई आदि के विषय में जान सकते हैं। और विशेष जानना हो तो जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, तिलोय पर्णत्ति आदि ग्रंथों में आप इस एस्ट्रोनॉमी का जिक्र पढ़ सकते हैं। सूर्य के बारे में यदि जानने की अभिलाषा है तो सूर्य पर्णत्ति परियम में आप जानकारी ले सकते हैं। नदियों, पर्वतों, सरोवरों, अकृत्रिम कृत्रिम जिनालयों की रचना जम्बूद्वीप पर्णत्ति परियम में आप देख सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें मंत्र की शक्ति, तंत्र की शक्ति, समुद्र यात्रा और वैदेशिक व्यापार किन चीज़ों का होता था। 4 चीज़ों का वैदेशिक व्यापार समुद्र के रास्ते से किया जाता था। गणिम, जिसमें कि गिना जा सकता हो वो पदार्थ, धरिम जो तौलने वाला यानी कि मसाले, मेय माप करके जो तौल कर जो दिया जा सकता है, जैसे लखनऊ की जो खासियत है इत्र, और परिच्छेद्य जो काट करके बेचा जा सकता था, जैसे लकड़ी, वस्त्र। इन सारी चीज़ों के ये 4 किस्म के ट्रेड णय धम्म कहाव पढ़ेंगे आप तो उसमें मिलेगी इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो न्यूक्लियर फिजिक्स का इंफॉर्मेशन है, क्वार्क मॉडल जो कहा गया है, क्वार्क मॉडल के बिल्कुल समतुल्य षटकोणीय अणु स्कंध रूप पुद्गल के विषय में चर्चा आती है और किस तरीके से एटम्स आपस में जुड़ते हैं, किन में अट्रैक्शन होता है, किस में डिस्ट्रैक्शन होता है, इसके बारे में जिक्र आता है। और केमिकल साइंसेज में ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलती है वज्रलेप की। ये कहा जाता है कि जो अशोक का स्तंभ है वह फौलाद का नहीं है, वो सैंडस्टोन का है, लेकिन उसके ऊपर वज्रलेप ऐसा किया गया कि वो बिल्कुल मेटेलिक लगता है। इसी तरह से मेटलर्जी में दव्य परीक्षा नामक ग्रंथ है जो
कॉइन्स के बारे में कि किन कॉइन्स को बनाने में कौन कौन सी मेटल का इस्तेमाल होता था, इसका चिंतन आता है। ठक्कर फेरु नाम के एक लेखक हैं जिनकी रयण परीक्षा ग्रंथ है, जिसमें रत्नों के विषय में, जेमोलॉजी के विषय में चिंतन आता है। जो अथसथ नाम का एक ग्रंथ है जो इंडियन इकोनॉमिक्स के एंशियंट फॉर्म को डिपिक्ट करता है। राजनीतिक शास्त्र के विषय में कैसी सेनाएं होती थीं, इसके विषय में चिंतन आता है। निमित्त शास्त्र के कई ग्रंथ हैं जिसमें जय पाहुण निमित्त शास्त्र, निमित्त पाहुड़ अंग विद्या, ये सारे के ज्योतिष सार, करलक्षण जिसमें कि आप सिर्फ अंगों को देख करके डिपिक्ट कर सकते हैं, और आखिरी एक ग्रंथ जो पूरे भारतीय साहित्यिक परंपरा तो छोड़िए, विश्व की साहित्य परंपरा में आपको नहीं मिलेगा, वो ग्रंथ है रिट्ठ समुच्चय। ये ग्रंथ यह बतलाता है, इसमें जो वर्णन किए गए हैं कि मृत्यु किसकी कब होगी, इस बारे में एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताई गई है। रिट्ठ समुच्चय ग्रंथ, इसका संपादन स्वर्गीय डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री जी, जो मेरे स्वर्गीय पिताजी थे, उन्होंने किया है। जिनको इच्छा हो वो पढ़ सकते हैं, और विभिन्न कलाओं आदि का विवरण प्राकृत के साहित्य में आता है। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए यह बहुत आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि प्राकृत भाषा लोक भाषा थी, आम आदमी के द्वारा बोले जाने वाली भाषा थी, सांझी बातचीत को आगे बढ़ाने वाली भाषा थी, और ये जो सांझी बातचीत से एक मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाने की जो कोशिश हमारे शास्त्रकारों ने की है, उसको संवर्धित करने का जो प्रयत्न उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कर रहा है, उन प्रयत्नों के प्रति मेरे प्रणति के भाव हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति प्रणति के भाव हैं, जिन्होंने एक ऐसी संकल्पना को अपना आशीर्वाद दिया है, और इस संस्थान की यशस्वी उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जी जैन को मैं प्रणाम करता हूं आदर के साथ, जिन्होंने इस संस्थान को जीवंत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और हमारे विश्वविद्यालय जैन विश्व भारती संस्थान के साथ एक हमारा आपसी समझ का समझौता भी हुआ है। हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, सांझी बातचीत से सांझी संस्कृति तक हमारी यात्रा आगे अनवरत चलती रहेगी। प्राकृत भाषा जन की भाषा है, किसी धर्म की भाषा नहीं। इस विचार को हम और आगे बढ़ाएंगे, और फिर हम सब मिलजुल करके एक अच्छे सभ्य और शालीन समाज की रचना में अपना योगदान दे सकेंगे। इन्हीं भावों के साथ आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।